चांद सिर्फ हमारे आसमान में चमकने वाला गोला नहीं है, यह हमारी धरती को बैलेंस्ड रखने का सबसे बड़ा रीज़न है। लेकिन सोचिए, अगर चांद नहीं होता तो क्या होता, हमारी ज़िंदगी कैसी होती, और अगर ये एक दिन गायब हो गया तो हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये कहानी उस वक्त की है जब हमारा सोलर सिस्टम नया नया बना था। आज से 4.6 बिलियन साल पहले हमारी अर्थ पैदा हुई। ऐसा माना जाता है कि 4.6 बिलियन साल पहले स्पेस में मौजूद गैसेस और धूल ने हमारी अर्थ को बना दिया था, जो कि फिर सूरज के आसपास घूमने लगी। उस टाइम अर्थ का साइज आज की अर्थ के साइज से काफ़ी बड़ा था, और फिर यहाँ से शुरू होती है चांद के बनने की कहानी। साइंटिस्ट का मानना है कि आज से 4.5 बिलियन साल पहले प्लैनेट मार्स के जितना एक बड़ा ऑब्जेक्ट अर्थ से टकरा गया था, जिसको साइंटिस्ट ने नाम दिया है थिया। साइंटिस्ट कहते हैं कि थिया 99.8 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अर्थ से टकराया था, जिसकी वजह से अर्थ एक लावा की तरह उबल गई थी। अर्थ की लगभग आधी सरफेस तो हवा में उड़ गई थी, और बची कुची सरफेस हजारों टुकड़ों में भटक कर अर्थ के आसपास चक्कर काटने लगी। बाद में वो टुकड़े आपस में जुड़ने लगे, जिन्होंने अर्थ के आसपास घूमने वाली एक नई दुनिया को जन्म दिया, जिसको हम आज चांद के नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि जब चांद नया नया बना था तो ये बहुत ज़्यादा गर्म था। वैसे तो चांद अर्थ से 35 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर है, लेकिन दोस्तों उस वक्त चांद सिर्फ अर्थ से 22,530 किलोमीटर दूर था, जो कि अर्थ के इतना पास था कि अगर हम इसको देख लेते तो ऐसा लगता जैसे एक पिघली हुई दुनिया अर्थ के ऊपर मंडरा रही है। उस टाइम हमारी अर्थ का एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, जो कि बिल्कुल भी जीने लायक नहीं था। हमारी अर्थ ऐसे थी जैसे कोई जहन्नुम हो, क्योंकि अर्थ पर लावा के बड़े बड़े समंदर थे जो कि ठंडे होने का इंतज़ार कर रहे थे। खैर, वक्त गुजरता गया, और गुजरते वक्त के साथ अर्थ और मून दोनों ठंडे होते गए। अर्थ जो पहले एक जहन्नुम थी, वो धीरे धीरे अपने ऊपर एक सॉलिड सरफेस को बनाने लगी। हमारे चांद पर भी सरफेस बन चुकी थी, और हमारा चांद बिल्कुल साफ सुथरा था, यानी जैसे आज उस पर दाग धब्बे हैं। तो उस वक्त चांद पर कोई भी दाग धब्बे नहीं थे। अब सवाल यह है कि आखिर चांद पर ये दाग आए कहाँ से। तो दोस्तों, हुआ ये कि जब अर्थ और मून ठंडे हो रहे थे तो उस वक्त एस्टेरॉइड्स और मीटियोर्स की बारिश होती थी, जिसको साइंटिस्ट नाम देते हैं LHB, यानी लेट हैवी बम्बार्डमेंट। LHB एक ऐसा टाइम था जब हज़ारों मीटियोर्स आसमान से गिरते रहते थे और अर्थ और मून से टकराते रहते थे। ये एस्टेरॉइड्स कई मिलियन सालों तक अर्थ और चांद से टकराते रहे, जिस वजह से चांद पर दाग लगे और अर्थ पर लाइफ स्टार्ट हुई। ऐसा माना जाता है कि 4 बिलियन साल पहले जब चांद ठंडा हुआ तो चांद के साउथ पोल पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ, जिसकी वजह से चांद के साउथ पोल पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया था। उसके बाद चांद पर लगातार ऐसे इम्पैक्ट्स होते रहे, जिसकी वजह से चांद जो पहले बिल्कुल वाइट था उस पर दाग लगने लगे। वो जगह जगह से डार्क ग्रे कलर का होने लगा। चांद पर धब्बे बनते गए, और चांद के उन धब्बों को साइंटिस्ट नाम देते हैं मारिया। मारिया के बनने के कुछ ही मिलियन सालों के बाद चांद पर फिर से इम्पैक्ट्स होने शुरू हो गए, लेकिन ये इम्पैक्ट्स पहले वाले इम्पैक्ट से काफ़ी छोटे थे, जिनकी वजह से चांद पर बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे बनते गए। तो आज से 4 बिलियन साल पहले आसमान से मीटियोर्स की बारिश होती रहती थी। वो मीटियोर्स वैसे तो अर्थ पर तबाही मचाते थे, लेकिन वो अपने साथ एक बहुत ही खास चीज़ लाया करते थे, और वो खास चीज़ थी पानी। वैसे हमने इस पर एक डिटेल वीडियो बना रखी है, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा कि पानी पृथ्वी पर कहाँ से आया, क्योंकि पृथ्वी पर कभी भी पानी नहीं था। लेकिन ये पानी आसमान से आया या फिर पृथ्वी पहले से ही अंदर पानी सजो के रखे हुए थी, इस पर हमने कंप्लीट एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसे ज़रूर देखें। एस्टेरॉइड्स और मीटियोर्स जो अर्थ पर गिरते थे, अपने साथ पानी की एक छोटी सी अमाउंट लाया करते थे। ये मीटियोर्स कई मिलियन साल तक अर्थ पर ऐसे बरसते रहे, जिनकी वजह से अर्थ पर पानी जमा होना शुरू हुआ, जो कि अर्थ पर लाइफ स्टार्ट होने की वजह बनी थी। अर्थ जो पहले एक जहन्नुम थी, अब वो धीरे धीरे अपने ऊपर एक एटमॉस्फेयर को जन्म देने लगी, क्योंकि अर्थ पर समंदर बन रहे थे जो कि इवेपोरेशन करने लगे थे। तो इन सब के चलते अर्थ को एक सूटेबल इन्वायरमेंट मिला, जो कि ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी था। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई चांद के बनने की और अर्थ पर लाइफ स्टार्ट होने की।
तो अब हम बात कर लेते हैं चांद के कुछ साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जो कि साइंटिस्ट ने हाल ही में डिस्कवर किए हैं। नंबर 1, शेप ऑफ द मून। चांद जो हमें एक बॉल की तरह दिखाई देता है, ये असल में एक अंडे के जैसा दिखता है, ठीक ऐसे ही जैसे हमारी अर्थ है। क्योंकि दोस्तों हमारी अर्थ की शेप भी बिल्कुल राउंड नहीं है, बल्कि ऑल शेप है, जैसे कि एक ऐसी बॉल जिस पर किसी ने पाँव रख दिया हो। इसी तरह से दोस्तों पूरा चांद कभी भी हमेशा एक साइज का नहीं होता, ये कभी छोटा नज़र आता है तो कभी बड़ा नज़र आता है। जब चांद अपने अपोजी यानी अर्थ से सबसे दूर वाले पॉइंट पर होता है तो ये काफ़ी छोटा दिखाई देता है, लेकिन वहीं अगर चांद अपने प्रायोजन अर्थ के सबसे नज़दीक वाले पॉइंट पर होता है तो ये काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। अब यहाँ पर जब चांद अर्थ से दूर होता है तो अर्थ पर मौसम काफ़ी अच्छा रहता है और समुद्रों में छोटी छोटी लहरें पैदा होती रहती हैं। लेकिन जब चांद अर्थ से सबसे ज़्यादा करीब वाले पॉइंट पर आ जाता है तो अर्थ का मौसम बिगड़ने लगता है और समुद्रों में लंबी लंबी लहरें पैदा होती हैं। कहते हैं कि चांद जितना ज़्यादा अर्थ के करीब आएगा, अर्थ के समंदर में उतने ही बड़े तूफान आएंगे। और ऐसा क्यों होता है, ये हम वीडियो में आगे चलकर जानेंगे। नंबर 2, डिस्टेंस ऑफ द मून। अगर चांद के डिस्टेंस की बात करें तो चांद अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज़्यादा है कि इस रास्ते में अर्थ जितने 30 प्लैनेट और आ जाएंगे। अगर हम पैदल चलें और बिना रुके ही इस डिस्टेंस को कवर करें तो हमें चांद तक पहुंचने में करीब 95 साल लग जाएंगे। ऐसे ही अगर हम बीच बीच में रुक कर रेस्ट करें और डेली सिर्फ 14 घंटे ही पैदल चलें तो हमें चांद तक पहुंचने में करीब 114 साल लग जाएंगे। इसी तरह एक कार हमें 130 दिन तक यानी लगभग 45 महीनों में चांद पर पहुंचा देगी। और अगर बात करें एक रॉकेट की तो एक रॉकेट हमें सिर्फ 13 घंटे में ही चांद पर पहुंचा सकता है। नंबर 3, ग्रेविटी ऑफ द मून। वैसे तो चांद पर बहुत कम ग्रेविटी है, लेकिन फिर भी चांद की ग्रेविटी का एक बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों चांद की ग्रेविटी अर्थ से 6 गुना कम है, यानी इस हिसाब से 100 किलो के बंदे का वजन चांद पर 162 किलो का होगा। तो अब सवाल यह है कि चांद की ग्रेविटी का आखिर क्या रोल है। चांद की ग्रेविटी की वजह से ही हमारे समुद्रों में लहरें पैदा होती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, चांद जितना ज़्यादा करीब आएगा समुद्रों में उतनी ही ज़्यादा लंबी लहरें पैदा होंगी। चांद की ग्रेविटी इतनी दूर से हमारी अर्थ पर तो असर नहीं कर सकती, लेकिन वो अर्थ के समुद्रों पर बहुत ज़्यादा असर करती है। तो अगर चांद की ग्रेविटी नहीं होगी तो समुद्रों में लहर ना होने के बराबर होगी। अब आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि क्या होगा अगर चांद अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब आ जाए। तो दोस्तों इसके 2 जवाब हैं। पहला ये है कि अगर चांद अर्थ से बहुत तेज़ी से टकराए तो अर्थ लावा की तरह उबल जाएगी, जैसा वो थिया के टकराने से उबली थी। और दूसरा जवाब ये है कि अगर चांद घूमते हुए धीरे धीरे अर्थ के करीब आता गया तो वो अर्थ की हाई ग्रेविटी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा, जिससे वो अर्थ के इर्द गिर्द एक रिंग बना लेगा, जो कि सुनने में तो काफ़ी कूल लगता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो दुनिया में तबाही आ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे अर्थ के करीब आता जाएगा तो वह समुद्रों की लहरों से दुनिया को तबाह करता जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे जलजले आना शुरू हो जाएंगे, यानी सुनामी आना शुरू हो जाएंगी, वॉल्केनिक इरप्शन बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से शायद दुनिया नहीं बचेगी। लेकिन दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि चांद हर साल 1.5 इंच अर्थ से दूर होता जा रहा है। ये कभी भी अर्थ के करीब नहीं आता। चांद पहले भी अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया चांद सिर्फ अर्थ से दूर होता गया। दोस्तों जैसे चांद की ग्रेविटी की वजह से अर्थ पर सुनामी आ सकती है, तो ठीक ऐसे ही चांद पर भी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से सुनामी आती है, जिन्हें हम मून क्वेक्स कहते हैं। नंबर 4, साइज ऑफ द मून। अगर हम चांद का साइज अर्थ से कंपेयर करें तो अर्थ की चौड़ाई चांद से 4 गुना ज़्यादा है और अर्थ के अंदर 50 चांद आराम से फिट हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर हम सन से चांद का साइज कंपेयर करें तो चांद हमारे सन से 400 गुना ज़्यादा छोटा है। और मज़े की बात तो ये है कि हमारा सन चांद से 400 गुना ज़्यादा ही दूर है, जिसकी वजह से अगर हम आसमान में चांद और सूरज को देखते हैं तो वो दोनों हमें लगभग एक ही साइज के नज़र आते हैं। और यही वजह है कि जब सोलार एक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण होता है तो चांद सूरज के आगे आकर सूरज को पूरी तरह से ढक देता है। नंबर 5, सोलार एक्लिप्स एंड लूनार एक्लिप्स। सोलार एक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण
साल में 2 से 3 बार होता है। और ये तो हम जानते ही हैं कि सूरज ग्रहण तब होता है जब चांद सूरज और ज़मीन के बीच में आ जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम बात करें उस वक्त की जब लोग ये सब नहीं जानते थे कि सूरज ग्रहण क्यों होता है, तो उस वक्त चाइनीज़ लोग ये मानते थे कि सूरज ग्रहण के टाइम पर एक बड़ा सा ड्रैगन सूरज को खा जाता है, जिसकी वजह से सूरज काला हो जाता है। तो वो चाइनीज़ लोग उस ड्रैगन को भगाने के लिए ऊट पटांग हरकतें किया करते थे। इसी तरह अगर चांद ग्रहण की बात करें तो चांद ग्रहण हर महीने होता है। ये तब होता है जब अर्थ सूरज और चांद के बीच में आ जाती है। चांद पूरी तरह से अर्थ के साए में आ जाती है, जिसकी वजह से चांद का रिंग बिल्कुल लाल हो जाता है। ये हर जगह 29 दिन के बाद होता है, जिसे लूनार एक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण बोला जाता है। नंबर 6, रोटेशन ऑफ द मून। अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो हमें चांद की सिर्फ एक साइड ही नज़र आती है। हम कभी भी चांद की दूसरी साइड नहीं देख सकते, क्योंकि दोस्तों चांद एक ही साइड लेकर अर्थ के आसपास चक्कर काटता रहता है, जिसको टाइडल लॉक भी कहा जाता है। हमारी अर्थ तो स्पिन भी करती है, लेकिन दोस्तों चांद कभी भी स्पिन नहीं करता। तो हमें सिर्फ चांद का एक ही चेहरा नज़र आता है। तो चांद की जो साइड हमें नज़र आती है उसको हम नियर साइड ऑफ द मून कहते हैं, और चांद की जो साइड हमें नज़र नहीं आती उसको हम फॉर साइड या फिर डार्क साइड ऑफ द मून भी कहते हैं। नंबर 7, मून्स एटमॉस्फेयर। अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर की, तो अर्थ पर एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है, जिसकी वजह से अर्थ पर जब रात होती है तो उससे पहले एक शाम भी आती है। यानी रात एकदम से नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे होती है। बट वहीं अगर हम चांद की बात करें तो चांद पर एटमॉस्फेयर ना होने के बराबर है। तो यही वजह है कि चांद पर रात से पहले कोई भी शाम नहीं आती और डायरेक्ट दिन से रात हो जाती है और रात से दिन हो जाता है। ऐसे ही अगर हवा की बात करें तो चांद पर कोई भी हवा नहीं है। यानी अगर हम चांद पर एक झंडा लगाएंगे तो वो झंडा नहीं लहराएगा। यही वजह है कि चांद पर जो एस्ट्रोनॉट्स गए थे उनके जूते का निशान कई मिलियन सालों तक रहेगा, क्योंकि ना तो हवा चलेगी और ना ही मिट्टी उड़ेगी। चांद पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट्स ने यह बताया था कि चांद की मिट्टी की स्मेल गन पाउडर जैसी है, और ऐसा गन पाउडर जो पहले इस्तेमाल हो चुका हो, और वो शायद इसलिए कि चांद पर कई सालों तक इम्पैक्ट होते रहे। नंबर 8, मून्स टेम्परेचर। चांद पर दिन का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि इतना गर्म है कि इस टेम्परेचर पर चाय आराम से बन सकती है। और वहीं अगर हम रात की बात करें तो चांद पर रात का टेम्परेचर -130 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि इतना ज़्यादा ठंडा है कि यह टेम्परेचर इंसान की हड्डियों तक को फ्रीज कर सकता है। तो दुनिया की सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका है, जहाँ का मिनिमम टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक ही जा सकता है। तो ये टेम्परेचर भी चांद के टेम्परेचर के मुकाबले काफ़ी गर्म है। नंबर 9, मिशन ऑन मून। दोस्तों वैसे तो चांद का सबसे पहला मून मिशन अपोलो 11 को माना जाता है, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान थे जो कि चांद पर उतरे थे। बट दोस्तों मज़े की बात यह है कि अपोलो 11 पहला मिशन नहीं था जो कि चांद पर भेजा गया हो। अपोलो 11 को शायद पहला मिशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस मिशन में इंसान भी थे। इससे पहले जितने भी चांद पर मिशंस भेजे गए थे उनमें इंसान मौजूद नहीं थे, जिनमें ज़्यादातर मिशंस सोवियत यूनियन के जरिए भेजे गए थे। 1959 में सोवियत यूनियन ने चांद पर अपना पहला मिशन भेजा था, जिसका नाम था लाना 1, जो कि एक फ्लाई बाय मिशन था। इस मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट लाना 1 को चांद के पास से फ्लाई बाय करके जाना था। लेकिन दोस्तों जैसे कि वो स्पेसक्राफ्ट चांद के पास फ्लाई बाय करके जाता है तो उससे कम्युनिकेशन टूट गया था। लेकिन फिर भी इसको एक सक्सेसफुल मिशन समझा गया था, क्योंकि तब तक लूना 1 चांद की बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को कैप्चर कर चुका था। ऐसे ही दोस्तों लूना 1 के बाद लूना 2 भेजा गया था, जिसमें एक स्पेसक्राफ्ट को मून पर क्रैश लैंडिंग कराई गई थी। चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट सोवियत का लूना 9 था, और चांद पर चलने वाली सबसे पहली गाड़ी लकोर्ड थी, जो कि सोवियत यूनियन ने ही भेजी थी। तो चांद पर ज़्यादातर मिशंस सोवियत यूनियन ही भेजा करती थी। अगर हम बात करें अपोलो 11 की, तो अपोलो 11 एक अमेरिकन मिशन था जो कि 1959 में भेजा गया था। अपोलो 11 के बाद अपोलो के और भी बहुत सारे मिशंस किए गए थे, जो कि सब के सब अमेरिका ने ही किए थे। उन सभी मिशंस को मिलाकर सिर्फ 24 लोग ही ऐसे थे जो कि चांद पर जा चुके हैं, और उन 24 लोगों में से सिर्फ 12 लोग ही ऐसे थे जो कि चांद पर उतर पाए। एलन शेपर्ड नाम का ये आदमी अकेला ऐसा इंसान था जिसने चांद पर गोल्फ खेला था। उसकी गोल्फ की बॉल
चांद पर गुम हो गई थी, जो कि आज तक नहीं मिली। नंबर 10, लाइफ ऑफ द मून। चांद पर लाइफ पॉसिबल भी हो पाएगी या नहीं, इसके बारे में साइंटिस्ट अभी भी अनक्लियर हैं। बट इलॉन मस्क ये कहते हैं कि पहले वो मार्स को कॉलोनाइज करेंगे, उसके बाद वो इंसानों को चांद पर भी रहने के लिए भेजेंगे। यानी इंसान मार्स पर भी रहेंगे और चांद पर भी रहेंगे। और ये सब कैसे पॉसिबल होगा, इन सब पर मेरे चैनल पर वीडियोस आती रहेंगी। वैसे तो चांद के बारे में अभी भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स मौजूद हैं जिनके बारे में इस वीडियो में मैंने बात नहीं की है। अगर आप डिटेल में उन सारे फैक्ट्स को जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अपोलो 13 के मिशन को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें और क्यूरियोसिटी बनाए रखें। धन्यवाद।